Warm welcome everyone and wishing you all a very happy new year. I hope ये साल आप सबके लिए abundance, prosperity and good health से भरा हो. आप सब अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएं एंड हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी से. लास्ट पॉलिटी में हमने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों चैप्टर्स को साथ में स्टार्ट करा था, कंपेयर करके पढ़ रहे थे. ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे. हम कवर कर चुके हैं दोनों का जेनेसिस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का ओरिजिन कैसे हुआ था, जजेस की अपॉइंटमेंट, कंसल्टेशन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी वो, कॉलेजियम सिस्टम, क्वालिफिकेशन, ओथ सिस्टम, ये छोटे टॉपिक्स. देन उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जजेस का रिमूवल प्रोसेस कवर करा था. लक्ष्मीकांत से ज्यादा इलेबोरेट करके करवाया था मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जजेस हो सकते हैं वो, इंडिपेंडेंस क्योंकि इजी टॉपिक है तो इसको चैप्टर के लास्ट में कवर करेंगे. देन हमने लास्ट जो कवर करा था इसका वो था ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स, जिसमें हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को कवर करा था. देन दोनों की रिट ज्यूरिसडिक्शन को कवर करा था. जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये इसकी एक्सक्लूसिव पावर है विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट्स. अगर फेडरल यूनिट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है सेंटर स्टेट्स के बीच में तो ये सुप्रीम कोर्ट की ही एक्सक्लूसिव पावर है. हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थोड़ी सी इस मैटर में लिमिटेड है. एंड उसके बाद अगर हम रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों की एग्जैक्टली सेम पावर है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए. अदरवाइज जो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से. एंड आई एम थिंकिंग कि पहले जो रिमेनिंग ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की मैं वो कवर करवा दूं. देन उसके बाद हम हाई कोर्ट की रिमेनिंग ज्यूरिसडिक्शंस कवर करेंगे. फिर उसके बाद जो छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे क्लब करके चैप्टर को रैप अप कर देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट अ फर्दर अडू एंड स्टार्ट करते हैं विद एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखिए ये जो एपेलेट वर्ड है ये अपील से रिलेटेड है कि लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उनकी जजमेंट्स को अगर कोई रिव्यू कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है. उनकी जजमेंट्स के अगेंस्ट कहीं पर अगर अपील डाली जा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है. एंड क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भी रिप्लेस कर दिया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को इसने सक्सीड करा था. तो देखिए जितने भी जो अपील्स फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ सकती थी, जितनी भी अपील्स ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास आ सकती थी, वो सारी अपील्स अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ सकती हैं. एंड जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, चाहे ट्राइब्यूनल्स भी हैं, उन सब की जजमेंट्स के अगेंस्ट कहीं पर अगर अपील डाली जा सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही है. एंड ये जो अपील्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी हो सकती हैं, सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं एंड क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग भी डाली जा सकती हैं. एंड इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है अपील बाय स्पेशल लीव का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है. बट जो हाई कोर्ट है उसमें सिर्फ सिविल मैटर एंड क्रिमिनल मैटर्स के लिए ही अपील डाली जा सकती है. ओके. एंड इन मैटर्स से रिलेटेड जो भी अपील्स हैं इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है. लेकिन ये जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है ये समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है. इससे रिलेटेड एक जजमेंट है चुन्नी लाल वी मेहता. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चेक करना कि क्या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, उसके लिए इस जजमेंट में टेस्ट दिया था. क्योंकि देखिए लास्ट वीडियो जब हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तब मैंने क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में डिफरेंस बताया था. देखिए सारे डिफरेंस ना इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या कब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगा, इसके लिए इस जजमेंट में टेस्ट दिया था. और टेस्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ क्वेश्चंस को देखा जाएगा. जैसे कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि
कोई भी जो लॉ क्वेश्चन में है या फिर कोई मैटर है, क्या वो जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें, आर्टिकल 17, अगर कहीं पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग इम्पैक्ट होते हैं, तो ये जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर बन जाएगा। तो उस टाइम पर फिर ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये देखा जाएगा क्या ये लॉ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके राइट्स को इम्पैक्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के राइट्स को इम्पैक्ट करा जाएगा, उनके राइट्स इम्पैक्ट होंगे, उनके राइट्स अफेक्ट होंगे। तो सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी देखा जाएगा। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये देखा जाएगा क्या ये एक ओपन क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवी काउंसिल ने, जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल थी, उसने सेटल कर दिया है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट खुद ऑलरेडी सेटल कर चुकी है। ये कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसके लिए अभी भी ऑल्टरनेट व्यूज दिए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसिडर करा जा सकता है। ये बात चुन्नीलाल वी मेहता जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। अब क्योंकि हमें ये पता चल चुका है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, तो यही ही चीज यूज करी जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सिविल मैटर की अपील में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील कैसे डाली जाएगी, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी उसमें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता था, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो होते हैं, उसमें हाई कोर्ट भी डिसीजन दे सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे सकता है। बट अगर हाई कोर्ट को लगता है, अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई करा है कि कोई ऐसा केस है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है एंड उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, फिर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, हाई कोर्ट अपने साइन अपेंड करेगा, अपनी परमिशन देगा उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड पार्टी को कि यस आप अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, इस केस में है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इसके लिए, इसको डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट की ही पावर है। सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर होता है। तो उस केस में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स रहेंगे उस केस में हाई कोर्ट जो होगा सर्टिफाई करेगा एंड जो पार्टी कंसर्न्ड होगी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकती है। किस ग्राउंड पर कि जो क्वेश्चन है उसको हाई कोर्ट ने या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने रॉन्गली डिसाइड करा है, या फिर ये उसकी अथॉरिटी में ही नहीं था, या फिर खुद हाई कोर्ट ने ही ये चीज सर्टिफाई कर दी है कि इस मैटर को तो, इस केस को तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। अब अगर हम सिविल मैटर्स की बात करें, सिविल मैटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड मैटर्स हो, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड मैटर्स हो जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, एडॉप्शन रिलेटेड मैटर, ये सारे मैटर्स ही सिविल मैटर्स में आ जाएंगे। अब इसमें भी अगर देखिए हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है कि जो केस है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है रिलेटेड टू जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी, जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसीजन ले सकता है। हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है, बट ये सिविल मैटर था, ये फैमिली रिलेटेड मैटर हो सकता है, ये मनी रिलेटेड मैटर हो सकता है, बट ये जो मैटर होगा ये जनरल इंपॉर्टेंस का ही होगा और इसमें भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की ही बात करी जाएगी। उस केस में फिर सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है। सेकंड केस क्या हो सकता है इसमें कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, उस केस में भी फिर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि ये मैटर जो होगा, इस मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा सकती है। और पहले क्या होता था कि कोई भी मैटर, कोई भी सिविल मैटर जिसमें मनी वैल्यू 20,000 तक की रहती थी, वो ही सिर्फ उसी मैटर से रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती थी। लेकिन अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है बाय 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, क्योंकि देखिए अब इस अगर सिर्फ 20,000 वाले मैटर्स ही सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा मैटर जो अदरवाइज तो वाइडर पब्लिक को इम्पैक्ट कर रहा है
बट उसकी अमाउंट से सिर्फ 10,000 ही है, इसको तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर ही नहीं करा जा सकता, इसकी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली ही नहीं जा सकती। तो ये तो उस जो पर्टिकुलर पब्लिक है उस सेक्शन के साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो। इसीलिए ही ये जो क्लॉज थी ये हटा दी गई थी, इसको रिमूव कर दिया गया था बाय 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972। अब कितनी भी अमाउंट हो, कम हो ज्यादा हो, उसके अगर अगेंस्ट उससे रिलेटेड कोई जजमेंट है लोअर कोर्ट की तो उसके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा सकती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 134। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि सेशन कोर्ट, वो भी क्रिमिनल मैटर्स को डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के केस में, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुन सकती है क्रिमिनल मैटर्स में। पहला क्या सिनेरियो बनता है, अगर इफ हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। से ए एंड बी एक पार्टी है एंड दूसरी साइड कोई ये एक सेकंड पार्टी है, दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि अब ये क्रिमिनल मैटर है। तो सपोज दोनों में मर्डर का केस चल रहा है, तो ये जो सेशन कोर्ट है ओके इसमें बी का मर्डर हो जाता है एंड सेशन कोर्ट क्या करता है, सेशन कोर्ट में ए ने सी के अगेंस्ट केस फाइल करा था बट सेशन कोर्ट ने इस सी पर्सन को एक्विट कर दिया, मतलब कि इसको बरी कर दिया कि अब इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं है। बट इस जो ए पर्सन है, ए पर्सन ने हाई कोर्ट में अपील डाली कि देखिए ऐसा करा गया है बाय सेशन कोर्ट, सी पर्सन को एक्विट कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ऑन अपील कि ए पर्सन ने अब अपील डाली है, हाई कोर्ट ऑन अपील क्या करेगा, इस एक्विटल ऑर्डर को जो कि सेशन कोर्ट ने दिया था उसको रिवर्स कर देगा एंड सी कोर्ट जो सी पार्टी थी उसको हाई कोर्ट ने दे दी डेथ सेंटेंस। आई होप ये समझ आया है कि ए और बी जो थे एक साइड पर पार्टी थी, जो सी थी एक थर्ड पर्सन था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ एंड जो बी है उसका मर्डर हो जाता है। फिर जो ए पर्सन है वो सेशन कोर्ट गया, उसने वहां पर ऐसे ट्रायल वगैरह चला एंड सेशन कोर्ट ने लेकिन सी को एक्विट कर दिया, मतलब कि उसको बरी कर दिया। फिर जो ए पर्सन है उसने हाई कोर्ट में अपील डाली एंड हाई कोर्ट ने जो एक्विटल ऑर्डर था सबऑर्डिनेट कोर्ट का उसको रिवर्स कर दिया। क्योंकि वो एक्विटल ऑर्डर अब रिवर्स कर दिया है, हाई कोर्ट ने इस सी पर्सन को दे दी डेथ सेंटेंस। एक तो ये सिनेरियो बनता है। दूसरा इसमें एक सेकंड केस क्या है कि हाई कोर्ट ने बिना अपील के ही सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कोई सेशन कोर्ट है ऑलरेडी वहां पर केस चल रहा था, किसी भी पर्सन ने अपील नहीं डाली है, तो हाई कोर्ट ने बिना अपील के ही खुद केस विदड्रॉ कर लिया है सबऑर्डिनेट कोर्ट से एंड जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा था उसको दे दी है डेथ सेंटेंस। तो अगर तो ये वाले दोनों मैटर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये दोनों वाले मैटर्स हैं कि जिसमें हाई कोर्ट ने पहले एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स करके डेथ सेंटेंस दे दी और या फिर खुद ही सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस को लेकर खुद ही केस विदड्रॉ कर लिया एंड एक्यूज्ड पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दी। बेसिकली अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दी गई है तो उस पर्सन के पास जिसको डेथ सेंटेंस दी गई है उसके पास ये मैटर ऑफ राइट का केस बन जाता है कि उसका राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील डाल सकता है। क्योंकि डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट ये बहुत बड़ी बात होती है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि कोई कन्विक्टेड पर्सन, कोई अक्यूज्ड है, उसके पास भी राइट होना चाहिए हियरिंग का, उसको भी सुना जाना चाहिए, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। इसीलिए ही ये डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट वो अक्यूज्ड पर्सन जिसको डेथ सेंटेंस हुई है वो अपील डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड एक केस क्या है कि हाई कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि केस ही ऐसा है, केस ही ऐसा है दैट केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, के वो केस ही ऐसा था, क्रिमिनल केस जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हो सकती है, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। अब इसमें ना कुछ चेंजेस भी हुए हैं।
पहले तो देखिए कि पहले तो हमने क्या देखा कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस हुई है तभी ही वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकता था। बट 1970 से पार्लियामेंट ने, देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों की ही पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकता है, एनलार्ज कर सकता है, बट कम नहीं कर सकता। तो 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसकी पावर को इंक्रीज कर दिया, एनलार्ज कर दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अब कैसी पावर है कि पहले तो सिर्फ डेथ सेंटेंस के अगर दी थी हाई कोर्ट ने तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा सकती थी। बट अब क्या है, अब अगर हाई कोर्ट ने किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है या फिर 10 ईयर की भी पनिशमेंट दी है, उस केस में भी ये इंसान सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकता है। और अगर हाई कोर्ट ने, देखिए, और पहले क्या था, ऑन अपील अक्विटल ऑर्डर रिवर्स करा था एंड डेथ सेंटेंस दी थी। अब क्या है, अक्विटल ऑर्डर अगेन रिवर्स करा है, बट यहाँ तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है या फिर 10 ईयर की पनिशमेंट दी है। दोनों ही केसेस में जो पर्टिकुलर इंसान है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकता है। दूसरा केस क्या था कि हाई कोर्ट ने खुद ही सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस को विदड्रॉ करके डेथ सेंटेंस दे दी। अब क्या है कि अगर केस हाई कोर्ट ने विदड्रॉ भी करा है बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है या फिर 10 ईयर की पनिशमेंट दी है, दोनों ही केसेस में जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसको ये पनिशमेंट मिली है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकता है। इट मीन्स के अब जो सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइड हो चुकी है। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट याद रखें कि यहाँ पर देखिए हमने बात करी थी एक्विटल ऑर्डर की, कि हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का एक्विटल ऑर्डर जो था वो रिवर्स करा था। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का ही, देखिए सेशन कोर्ट का मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट ही है, तो अगर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर रिवर्स करा है और पर्सन को बरी कर दिया है, अगर हाई कोर्ट ने बरी करा है और सेशन कोर्ट ने सजा दी थी, उस सजा वाले ऑर्डर को हाई कोर्ट ने रिवर्स करके उस पर्सन को बरी कर दिया है, उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर्सन को बरी कर दिया हुआ है। तो अब वो पर्सन अपील नहीं डालेगा सुप्रीम कोर्ट में। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपील बाय स्पेशल लीव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आर्टिकल प्लीज याद रखें, अपील बाय स्पेशल लीव, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है 136। स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। इसका यूज क्या रहता है, अगर अपील ऑलरेडी हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती थी, तो इस अपील बाय स्पेशल लीव का क्या मीनिंग रह गया। देखिए, अगर कोई भी ऐसी जजमेंट है सबऑर्डिनेट कोर्ट की या फिर किसी ट्राइब्यूनल की ऐसी कोई जजमेंट है जिससे पार्टीज इन्वॉल्व्ड, जो कि कोई भी पर्सन इन्वॉल्व था उस केस में, उसके साथ अगर ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा इनजस्टिस हुआ है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट की वजह से, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था, उसके लिए इस स्पेशल लीव पिटीशन का यूज करा जा सकता है बाय कंसर्न्ड पार्टीज। बट इसको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। एंड ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है ये एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ही अप्लाई कर सकता है। एंड विद इन 60 डेज ही अपील, ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो डाली जाती है विद इन 60 डेज, ताकि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो सके, क्योंकि किसी के साथ ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है। ओके, अब इससे रिलेटेड हम दो केसेस भी देखेंगे। पहले तो ये जो अपील बाय स्पेशल लीव है ये मिलिट्री केसेस से रिलेटेड नहीं हो सकता है, मिलिट्री ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट मार्शल, इन केसेस में नहीं हो सकता है। इनके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जितने भी इंडिया में ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे कि एनजीटी हो गया, इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल्स हो सकती हैं, कोई भी ट्राइब्यूनल हो गई या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, उनकी जजमेंट्स के अगेंस्ट अपील बाय स्पेशल लीव डाली जा सकती है बाय एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट इसमें मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड नहीं है। एंड इनको इंक्लूड नहीं करा जाता है क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मी है, ये जितने भी आर्मी पर्सनल होते हैं ये इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड पर्सनल होते हैं, तो इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करा जाता है। ये मैंने पहले बता दिया कि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अब इसी से ही रिलेटेड है एन सूर्या कला केस। देखिए, इसी केस में ही बोला गया था कि ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है
ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उन्होंने तो पिटीशन डाल दी, बट ये उनका मैटर ऑफ राइट नहीं होगा। यही इसमें बोला गया था इस केस में। ये सुप्रीम कोर्ट की विल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस पिटीशन को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। एंड स्पेशल लीव पिटीशन किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट हो सकती है। कोई फाइनल जजमेंट दे दी है सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, तब भी डाली जा सकती है। अगर कोई इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट है, मतलब कि अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं दी है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, इन बिटवीन ही स्पेशल लीव पिटीशन डाल दी गई, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये किसी भी मैटर के लिए डाली जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, कोई रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है, किसी भी मैटर से रिलेटेड ये पिटीशन डाली जा सकती है, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। अब देखिए, ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ज्यादा वाइड पावर देती है, क्योंकि देखिए, सिर्फ कोर्ट मार्शल, सिर्फ आर्मी पर्सनल को छोड़कर बाकी हर एक जजमेंट जो हमारे इंडिया में दी जाती है, उसके अगेंस्ट थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन अपील डाली जा सकती है। तो कितनी ज्यादा वाइड पावर है। इसीलिए खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये एक प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन है एंड इसको स्पेयरिंगली और बहुत ही कम यूज करा जाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जमशेद, देखिए इस जजमेंट को भी आपने याद रखना है, जमशेद हॉरमुसजी जजमेंट। आई होप ये स्पेलिंग विजिबल है। तो ये जमशेद हॉरमुसजी जजमेंट थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है, ये एक सुप्रीम कोर्ट की एक्सेप्शनल एंड ओवरराइडिंग पावर है, इसलिए इसको बहुत ही कम, इसको स्पेयरिंगली यूज करा जाना चाहिए। तो ये तो था, हमने देख लिया सारा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी और कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ओके, ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। एंड ये फॉर्मल और ऑफिशियल एडवाइस से रिलेटेड है। इससे पहले भी जब हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि कैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए गवर्नमेंट इस आर्टिकल 143 का यूज करती है थ्रू प्रेसिडेंट। तो यही एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है कि प्रेसिडेंट जो होंगे, आर्टिकल 143 से इनको पावर मिली हुई है कि किसी भी मैटर से रिलेटेड, दो कैटेगरीज ऑफ मैटर से रिलेटेड बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। कौन से मैटर्स? कोई भी, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। अब इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ पर मैं अगेन नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली वीडियो में टाइम स्टैम्प भी लगाया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई ऐसा मैटर अराइज हुआ है जो कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है एंड उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। और ये जो एडवाइस होगी, सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है ये एडवाइस देना, बट अगर प्रेसिडेंट ने किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले, दैट इज 1950 से पहले जितने भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट थे, कोई कॉवेनेंट, कोई सैनत था, कोई फॉर्मल बाइंडिंग एग्रीमेंट था, कोई ट्रीटी थी, अगर इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि उसको एडवाइस देनी ही होगी। बट प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो उस एडवाइस को माने ही माने। तो फिर इसका यूज क्या हुआ? देखिए, इसका फायदा रहता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें हमें लीगल एडवाइस चाहिए, और लीगल एडवाइस कहाँ से मांगी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट से। तो फिर गवर्नमेंट जो होगी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट इस प्रेसिडेंट को बोलती है कि आप आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मांगे, और हम उस फिर लीगल ओपिनियन का जो यूज है हम कर सकते हैं कोई भी इशू में जो कि अराइज हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेडिशन की बात करें, जो सेडिशन है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर रही थी सेडिशन के चार्जेस पर। तो देखिए, प्रेसिडेंट ने, हो सकता है कि देखिए 2022 की ही बात है,
और ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए ये कोई बहुत पुराना मैटर है, यूपीएससी 2 या 3 साल पुराने मैटर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो सेडिशन है ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है और गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी करा था। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस मांगी। अगर किसी को याद है तो देखिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी लोगों पर सेडिशन के ट्रायल चल रहे थे, जो भी चल रहा था सारा कुछ, उनको अरेस्ट करा जा रहा था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉज लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक किसी को भी सेडिशन के बेसिस पर अरेस्ट नहीं करा जाएगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पॉज लगा दिया था। तो देखिए ऐसे होता है फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और या फिर कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन का यूज, गवर्नमेंट इसका यूज करती है थ्रू प्रेसिडेंट। अब देखिए लक्ष्मीकांत में ना एक लंबी सी लिस्ट दी गई है, अराउंड 15 इश्यूज या केसेस लॉज वगैरह हैं जिसमें प्रेसिडेंट ने इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज करा था अराउंड 15 टाइम्स। बट देखिए कहीं भी अगर लक्ष्मीकांत में लंबी लंबी लिस्ट दी गई हो, ट्रस्ट मी वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं होगी जब तक कोई भी इशू करंट में नहीं होगा। अगर कोई करंट इशू है वहां पर प्रेसिडेंट ने इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज करा है तो वो मैं कहीं ना कहीं पर बता दूंगी किसी ना किसी वीडियो में। अभी ये जो लिस्ट दी गई है उसको बस एक बार रीड करके छोड़ दें, अगर कोई याद रहता है मेंस में उसको कोट कर दें। अदरवाइज अगर करंट में आया है, कोई इशू चल रहा है एंड प्रेसिडेंट ने इस आर्टिकल 143 का यूज करा है, तो जो करंट एग्जाम्पल होगी, जो लेटेस्ट वाली रिसेंट एग्जाम्पल होगी, प्लीज उसी को ही मेंस आंसर राइटिंग में कोट करें, ना कि पुरानी वाली को। अब हम देखते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तो है ही, बट उसके साथ ये खुद एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जितनी भी इंडिया में जजमेंट्स होंगी, लीगल प्रोनाउंसमेंट्स होंगी, उनके लिए उनकी एक रिपोजिटरी है, या फिर कह लो कि सारे लीगल ऑर्डर्स, लीगल जजमेंट्स के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये एक आर्काइव के जैसे काम करता है। तो इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के का मतलब क्या है कि जितनी भी कोई जजमेंट्स हैं, कोई प्रोसीडिंग्स हैं, कोई एक्ट्स है सुप्रीम कोर्ट के, उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करा जाएगा। ये जितनी भी जजमेंट्स होंगी ये सारी टेस्टिमनी होंगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे कि जो के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट है उसमें राइट टू प्राइवेसी की बात करी थी, पहले बात हो चुकी है, बट अब भी बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं इस जजमेंट को यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अभी मोस्ट रिसेंट क्या है, जो आर्टिकल 370 है, इसको इसकी जो एब्रिजमेंट थी उसको री एस्टैब्लिश कर दिया गया है। ये फिर से रीअफर्म कर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक लीगल प्रोनाउंसमेंट बन जाएगी एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज करा जा सकता है। तो जितनी भी ये लीगल जजमेंट्स होंगी, जुडिशरी की जजमेंट्स होंगी, उनको लीगल प्रोसीडेंट्स एंड एज लीगल रेफरेंसेस यूज करा जाएगा। इनकी एविडेंशरी वैल्यू होगी एंड कहीं भी इनको क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, इनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, क्योंकि अब जुडिशरी की जजमेंट्स की वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं करा जा सकता है। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन कोई करता है कि इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है, इसकी एविडेंशरी वैल्यू को क्वेश्चन करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोर्ट का कंटेम्प्ट हो सकता है। तो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास पावर है कि अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, चाहे सिविल कंटेम्प्ट चाहे क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है। 6 मंथ की एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 2000 रुपीज का फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं सजा के तौर पर अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है। और कंटेम्प्ट देखिए, अब इससे ना रिलेटेड एक कमेटी है, H.N. सोन्याल कमेटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ H.N. सोन्याल एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट करी थी। इस नेम को प्लीज आप याद रखें। ये उस टाइम पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। इस स्पेशल कमेटी का काम क्या था कि कोर्ट के कंटेम्प्ट से रिलेटेड इंडिया में जितने भी लॉज हैं उनको रिव्यू करना, उनको एग्जामिन करना। फिर उसके बाद इसने फिर अपनी रिपोर्ट दी थी इस कमेटी ने 1963 में।
इसी रिपोर्ट के बेसिस पर ही फिर हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट लेके आता है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट का कंटेम्प्ट दो टाइप का हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है कि किसी ने विलफुल डिसओबीडियंस करी है, जानबूझकर कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना करा है। कोई कोर्ट ने जजमेंट दी है, कोई रिट इशू करी है, उस रिट जो भी इशू करी है उसको मानने से मना कर दिया है जानबूझकर, विलफुली। या फिर कोर्ट ने कोई अंडरटेकिंग मांगी थी तो वो देने से मना कर दिया है। ये सारी चीजें ही सिविल कंटेम्प्ट का पार्ट होगी। ऐसे ही क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी इसी एक्ट के अंडर ही आया था। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई ऐसी पब्लिकेशन करना या फिर कोई ऐसा काम करना जिससे कोर्ट की अथॉरिटी कम हो, जिससे कोर्ट की अथॉरिटी स्कैंडलाइज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में देखिए ऐसे होता ना कि बना होता है, अगर मूवीज वगैरह में किसी ने देखा हो तो यहाँ पर लोग बैठे होते हैं, तो ये लोग गए हैं यहाँ पर जाके किसी ने नारेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, कोर्ट के अगेंस्ट ही बोलना स्टार्ट कर दिया। वहां पर चल रही थी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, तो ये कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने जैसा हो जाएगा। ये कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें वादा डालने जैसा हो जाएगा, उसमें इंटरफेयर करना हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर कोर्ट जस्टिस भी इजीली डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये जो सारे केसेस होंगे, ये सारे मैटर्स फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन जाएंगे कोर्ट का। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में फिर पनिशमेंट भी दे सकता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन पब्लिकेशन हुआ है, कोई इनोसेंट और ट्रू पब्लिकेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट्स की भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की भी जजमेंट्स का, तो उस केस में फिर ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट या फिर सिविल कंटेम्प्ट के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अब देखिए, ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसमें दो और चीजें भी बताई गई थी। पहला इसमें बताया गया कि जब कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है उसके विद इन 1 ईयर ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अगर 1 ईयर का पीरियड एक्सीड कर जाता है या एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं करी जा सकती हैं। सेकंड इसमें क्या बताया गया कि ये जो द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, ये ना तो न्याय पंचायत के लिए एप्लीकेबल होगा, ना ही जो विलेज कोर्ट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसका ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसको माना जाता है कि इंडिया में ये अभी तक ब्रिटिश लेगेसी ही है। यूनाइटेड किंगडम में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, बट इंडिया में ये ब्रिटिश लेगेसी अभी भी चल रही है। दूसरा क्या इसका क्रिटिसिज्म है कि ये जो विलफुल डिसओबीडियंस है, ये तो इसके बेसिस पर तो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाए वो कोई बात नहीं है, बट जो वर्ड स्कैंडलाइज है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में वर्ड यूज करा गया है स्कैंडलाइज। क्रिटिसिज्म क्या है कि इस स्कैंडलाइज वर्ड को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो कोई भी नॉर्मल सिविलियन जो होगा वो कोर्ट की या फिर इसके जो जजेस हैं उनका क्रिटिसिज्म कर ही नहीं पाएगा। अगर किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना है, कोई पॉजिटिव फीडबैक भी देनी है, तो वो भी इंसान नहीं कर सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी है, आप मेंस में कोट कर सकते हो, 1997 की है ये एक केस था। शिवसेना लीडर थे बाल ठाकरे, उनको देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट के उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए थे। क्यों? सिर्फ इसी बेसिस पर ही कि उन्होंने कोर्ट के किसी जज के ऊपर करप्शन के लिए उस जज को अक्यूज करा था। जो शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे थे, उन्होंने कोर्ट के किसी जज को करप्शन के लिए अक्यूज करा था, बट बस इसी बेसिस पर ही इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्जेस लगा दिए थे। हो सकता है कि वो जो जज था उसने सच में करप्शन करी थी, अब उसके अगेंस्ट तो कोई ट्रायल नहीं हो पाया ना। तो इसीलिए ही ये भी बोला जाता है कि ये जो विलफुल डिसओबीडियंस है उसके अगेंस्ट तो उसके लिए तो चार्जेस अगर लगाए जाते हैं तो वो ओके है, बट ये जो स्कैंडलाइज वर्ड है उसको हटा देना चाहिए। इसके साथ ही फिर ये भी कहा जाता है कि हमारे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह पर बहुत ही सारे केसेस पेंडिंग है कंटेम्प्ट से रिलेटेड, जिससे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिले होती है। इसलिए ये जो कंटेम्प्ट वाला प्रोसेस है इसको हटा देना चाहिए। और ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए ही सेम है। अब हम देखते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है? ओके,
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इससे रिलेटेड अगर आपने नहीं देखा हुआ है, फंडामेंटल राइट चैप्टर में आर्टिकल 13 जो है वो एक्सप्रेसिडली एंड एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि यस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है। तो आपने वो वीडियो जाकर देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी मैं बस क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही बताया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 13 है वहां पर जुडिशियल रिव्यू को मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो वो जाकर देखें। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी लीगल इनएक्टमेंट, कोई भी लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट, कोई लॉ है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, चाहे वो सेंटर का है चाहे वो स्टेट क्या है, दोनों के ही लॉज और दोनों के ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और जितने भी लॉज हैं सेंटर स्टेट के, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को कंप्लाई करते हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो लॉ या नहीं। और अगर वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को वायोलेट करते हैं, इट मीन्स कि कोई लॉ अगर अल्ट्रा वायर्स है, देखिए अल्ट्रा वायर्स ये लॉ का ही एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ऐसा लॉ जो कि अल्ट्रा वायर है तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड और नलीफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को याद हो तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने जब एन जैक पढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अन जैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और अगर कोई भी लॉ या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर उसको लागू नहीं कर सकती है, उसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। तो ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की पावर। ये मैंने पहले ही बताया है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई फाइनल या अल्टीमेट इंटरप्रेटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए क्या उनकी स्पिरिट है, उसका कंटेंट क्या है, उसके ऊपर फाइनल इंटरप्रिटेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डॉक्ट्राइंस को यूज करता है। सबसे पहले देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका मतलब है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को सेवर कर दिया। सेवर कर देना मतलब कि कट कर दिया गया है उस पार्ट को। कोई भी ऐसा लॉ, से कोई ए लॉ था, उसकी एक क्लॉज थी A1, देन उसकी एक सेकंड क्लॉज थी A2। ये जो A1 क्लॉज थी क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी तो उसको सेवर कर दिया गया, उसको परमानेंटली हटा दिया गया। बट ये जो ए लॉ है और उसकी A2 क्लॉज है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटा देना, इसी डॉक्ट्राइन को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर का मतलब है गिविंग अप राइट और प्रिविलेज। देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, हमारे एमपीज भी होते हैं, हमें पता है उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस होती हैं। अगर किसी ने विलिंगली वॉलंटरली अपनी प्रिविलेज को गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है, अपने राइट को गिव अप कर दिया है, तो उस चीज को फिर बोला जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। ऐसे ही है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के जैसा ही है कि जो भी कोई पार्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसको छुपा दिया गया है, उसको हाइड कर दिया गया है, बट तब तक जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोनों में डिफरेंस कैसा है, देखिए अगर यही वाली एग्जांपल ले तो सेवरेबिलिटी के केस में क्या था, जो A1 अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज थी उसको परमानेंटली कट कर दिया गया, अब उसको रिवाइव नहीं करा जाएगा। लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है उसमें इस A1 क्लॉज को जस्ट हाइड ही करा गया है, इसको छिपाया ही गया है। इन फ्यूचर अगर लगता है कि ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो इस A1 क्लॉज को अगर रिवाइव करा गया है तो फिर वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का पार्ट होगा, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में रिवाइव नहीं करा जाता है। ऐसे ही जो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सिस है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ का मतलब है ट्रू नेचर एंड सब्सटेंस का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट असेंशियल पार्ट। तो अगर किसी लॉ की ट्रू नेचर को चेक करना है और उसके मोस्ट असेंशियल पार्ट को चेक करना है तो उसकी नेचर और उसका इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों को साथ में ही कंसिडर करा जाएगा। ये होगा डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। देन है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका तो अभी यूज भी हो चुका है CAA में। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाली, तो
को जाकर देखें, वहां पर मैंने इस डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मेंशन करा है। इसका मतलब वैसे क्या होता है कि देखिए, अगर यहाँ पर इसी की ही बात करें, ये क्रिटिसिज्म करा गया था कि मुस्लिम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पहले डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन अब भी है, बस उसको कलर कर दिया गया है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। तो ये हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कि पहले वाली चीज ही एग्जिस्ट कर रही है बट उसको घुमा फिरा कर अप्लाई करा जा रहा है, बट है पुराने वाली ही सिचुएशन। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसके अलावा और अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका भी हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में यूज कर चुके हैं। ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है, ऐसा कोई स्टैच्यूट है जिसकी दो या दो से ज्यादा कोई प्रोविजन थी, जैसे हमने ये ए वाली की एग्जांपल ली थी, इसका A1 प्रोविजन है, इसका एक A2 प्रोविजन भी है, इन दोनों में ही कन्फ्लिक्ट आ गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में तो क्या कर दिया गया था, क्योंकि A1 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो उसको परमानेंटली हटा दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में इसको छिपा दिया गया कि बाद में रिवाइव भी करा जा सकता है। बट डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक बैलेंस की बात करता है कि किसी को भी हटाया नहीं जा रहा है। ऐसे इनको इंटरप्रेट करा जाना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे को हार्मोनाइज करें, दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करके एग्जिस्ट करें। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा और पावर है सुप्रीम कोर्ट की, एक है रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन की पावर। देखिए, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। अगर किसी के पास 6th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, तो वहां पर अदर पावर्स में पॉइंट सी ही रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन है, बट जो 7th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, उसमें इसको अलग से बताया गया है एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, वो मैं बता दूंगी साथ में ही। तो देखिए, पहले जिनके पास 6th एडिशन है वो जस्ट इसको सुन ले, इजी ही है। रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, पुरानी जजमेंट से वो डिपार्ट भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम केशवनंदा भारती केस की बात करें, तो इससे पहले की जजमेंट जो थी वो थी गोलकनाथ केस। उसकी गोलकनाथ केस में अलग जजमेंट दी गई थी, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्ट कर लिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निगेट करके अब केशवनंदा भारती जजमेंट दी। तो अपनी ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। अपनी जजमेंट के लिए जो उसने एक बार दे दी है उसके लिए वो बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिजिड जजमेंट नहीं होती है, इस चीज को आपने याद रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डिसीजंस में, जजमेंट्स में। यही सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन की पावर है। बट इसके लिए अगर रिव्यू पिटीशन डालनी है तो विद इन 30 डेज ही रिव्यू पिटीशन डालनी होगी। एंड जिस जज ने वो जजमेंट दी थी या फिर जिस बेंच ने वो जजमेंट दी थी उसी को ही ये रिव्यू पिटीशन सबमिट भी करनी होगी। सेम जज को ही रिव्यू पिटीशन सबमिट करी जाएगी एंड विद इन 30 डेज ये करी जाएगी। एंड ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं रिव्यू पिटीशन सबमिट करने के लिए, कि कोई देखिए कोई भी इशू चल रहा था, उसके ऊपर जजमेंट तो दे दी है, बट अब फ्यूचर में हो सकता कि उससे रिलेटेड कोई न्यू मैटर इरप्ट हो गया है, कोई न्यू पॉइंट या कोई न्यू फैक्ट की डिस्कवरी हो गई है। अब क्योंकि वो पुराने केस से रिलेटेड था, इसके लिए इस न्यू फैक्ट को भी कंसिडर करा जाना चाहिए, जिसकी वजह से फिर रिव्यू पिटीशन डाली गई। सेकेंडली, रिव्यू पिटीशन क्यों डाली जा सकती है कि अगर किसी रिकॉर्ड का यूज करने में कोई मिस्टेक हो गई है उस केस में, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से ये रिव्यू पिटीशन विद इन 30 डेज सबमिट करी जा सकती है। नाउ कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन चाहे डिसमिस कर दिया है, कोर्ट फिर भी उसके ऊपर अपनी फाइनल जजमेंट दे सकता है। कब देगा? अगर कोर्ट को लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायोलेशन हुई है। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसका हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी, चाहे कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो तरह के प्रिंसिपल आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज हर ओन कॉज,
कि देखिए मेरे अगेंस्ट ही ट्रायल चल रहा है, मैं खुद के ही केस में जज नहीं हो सकती हूँ। जिस जज के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है वो खुद के केस में जजमेंट नहीं दे सकता है। सेकंड, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई अक्यूज्ड अगर है, किसी ने जिसने क्राइम करा है, उसको भी हियरिंग का राइट है। ऐसा नहीं है कि उसको बिना सुने ही उसको सजा दे दी गई, किसी ऑफेंडर को भी उसकी सुनवाई का राइट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो सी, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायोलेशन हुई है, उस केस में फिर इस रिव्यू पिटीशन को कंसिडर कर सकता है कोर्ट। और अगर कोर्ट को लगता है कहीं ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है या फिर कोई जज ही बायस्ड था, तो उस केस में भी रिव्यू पिटीशन को कंसिडर करा जा सकता है। जज की बायस्डनेस से रिलेटेड अगर आप गूगल करोगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जज। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट आप गूगल कर सकते हो एक बार। तो ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन। इसके अलावा लक्ष्मीकांत में कुछ अदर पावर्स भी दी गई हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिस्ट भी लगा दी है कि पहला तो क्या है, दैट इट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट। वैसे ये हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि अगर इलेक्शन कोई डिस्प्यूट आते हैं इलेक्शन रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी होती है। इसके अलावा अगर यूपीएससी, एसपीएससी एंड जेएसपीसी इनके मेंबर्स का कंडक्ट और बिहेवियर डिस्कस करना है, प्रेसिडेंट ने रेफर करा है कि आप इनका कंडक्ट और बिहेवियर डिस्कस करो, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को मिसबिहेवियर की वजह से वो गिल्टी लगता है, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी एंड प्रेसिडेंट के ऊपर फिर बाइंडिंग होगा ऐसे यूपीएससी के पर्सन को जो मिसबिहेवियर के लिए गिल्टी हो, उसको रिमूव करना। इसके साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी केसेस को विदड्रॉ करके खुद डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के लॉ होंगे, मतलब कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स या फिर जजमेंट्स होगी, वो थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल होंगी, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगी। एंड जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऑफ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुपरिंटेंडेंस रख सकता है, सबके ऊपर कंट्रोल रख सकता है, सबको सुपरवाइज कर सकता है। एंड फाइनली यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन होगी, पावर होगी, ये पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है, कम नहीं कर सकता है। एंड यूनियन लिस्ट के अलावा बाकी जितने भी मैटर्स होंगे, अगर उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की पावर को एनलार्ज करना है तो पहले सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक स्पेशल एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी देखिए कौन से मैटर्स रह गए, कॉन्करेंट लिस्ट वाले, स्टेट लिस्ट वाले। तो उनके लिए जो अदर मैटर्स होंगे उनके लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। यूनियन लिस्ट के लिए सिंपली पार्लियामेंट ही पावर्स को एनलार्ज कर सकता है। एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, क्योंकि मैं जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स को, जनरल स्टडी 1 से लेकर 4 तक, एथिक्स इंक्लूडेड दैट इज, तो उनको कवर करूंगी मैं सबको। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।